गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अब 8 जनवरी बहुत पास आ गया है, आपकी मेंस एग्जामिनेशन होने जा रही है। एक छोटा सा प्रयास मैंने किया था कि लोक प्रशासन लोगों को बहुत टफ लग रहा था, उसी संदर्भ में मैंने कुछ लेक्चर्स आपके लिए अभी तक डाले हैं। 10 लेक्चर हम लोग ने डाल चुके हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है शास्त्रीय सिद्धांत। जो लास्ट लेक्चर हमने किया था वह था बेवर की नौकरशाही। बेवर की नौकरशाही को हमने बहुत डिटेल समझा था कि बेवर की नौकरशाही क्या है, नौकरशाही के क्या क्या सकारात्मक परिणाम है, क्या क्या नकारात्मक परिणाम है, नौकरशाही का समाज में क्या योगदान है और कैसे हम नौकरशाही की कमियों को दूर कर सकते हैं। पूरा हमने इन सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की थी, जो कि हमारा 10वां लेक्चर था नौकरशाही। आज हम लोग 11वें लेक्चर के रूप में शास्त्रीय सिद्धांत को ला रहे हैं, जिसे हम औपचारिक सिद्धांत भी कहते हैं, संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, प्रशासकीय प्रबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, अर्थात इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह सिद्धांत अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और इस सिद्धांत के आगमन के बाद लोक प्रशासन अपनी परम काष्ठा के स्तर तक रिस्पेक्ट पाया और इतना रिस्पेक्ट पाया कि लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञान की जगह विज्ञान की संज्ञा दे दी गई। तो आप समझिए कि शास्त्रीय सिद्धांत अपने आप में कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत था। इस सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस सिद्धांत में हम लोग निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देंगे कि शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से विचारक हैं, कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है इसमें, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं और इसका क्या सकारात्मक परिणाम रहा लोक प्रशासन के क्षेत्र में। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब हमने लोक प्रशासन के विकास के चरण को पढ़ा था और हम लोगों ने ये पढ़ा था बच्चों कि लोक प्रशासन अपने द्वितीय अवस्था में आते आते जब लोक प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा दे दी गई थी, और ये कौन सा समय था, 1927 से लेकर के 1927 से लेकर के 1937 तक के बीच का विषय था और लोक प्रशासन अपने परम काष्ठा तक रिस्पेक्ट को पा गया था और कहा जाता है कि काफी लोकप्रिय हो गया था लोक प्रशासन। तो आज हम ये वही दशक है जब लोक प्रशासन अपने सर्वोच्च परम काष्ठा में बैठा हुआ है और कौन कौन से सिद्धांत हैं, इनमें क्या काम ऐसा किया जो अभी तक टेलर और बेवर के द्वारा नहीं किया गया था और इन्होंने सब कर दिया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि शास्त्रीय सिद्धांत, टेलर और बेवर, इन तीनों को एक बंद संरचना वाले सिद्धांत कहा जाता है और इनको ये माना जाता है कि इनकी मोटी मोटी विशेषताएं एक जैसे हैं। मोटी मोटी विशेषताओं का मतलब क्या है, इसको भी समझिए। जैसे कि मैं तीनों को थोड़ा सा कंबाइन करके पढ़ाता हूं आपको कि टेलर, बेवर और शास्त्रीय सिद्धांत, ये तीनों ऐसे सिद्धांत हुए जिन्होंने संरचना को एक बंद संगठन के रूप में माना। बंद संगठन का मतलब क्या होता है कि संगठन में समाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिस्थिति का मतलब कि वहां के सामाजिक घटकों का, आर्थिक घटकों का, सांस्कृतिक घटकों का, शैक्षणिक घटकों का, राजनीतिक घटकों का, आदि घटकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं बंद संगठन। मतलब ऐसा संगठन जो अपने पारिस्थितिकी के प्रभाव को स्वीकार नहीं करता है, उसको हम बंद संगठन कहते हैं। जिस तरह से टेलर, बेवर ने संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति को आर्थिक प्राणी माना, उसी तरह शास्त्रीय सिद्धांत भी जो है संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति को आर्थिक प्राणी के रूप में देख रहा है। अब जब व्यक्ति को आर्थिक प्राणी के रूप में देख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह व्यक्ति के सामाजिक पहलू की अवहेलना कर रहा है और इस कारण से यह व्यक्ति को क्या समझ रहा है, कामचोर समझ रहा है। इस कारण से यह समझता है कि व्यक्ति को जितना पैसा दिया जाएगा वह उतना ही काम करेगा और जब चूंकि व्यक्ति को कामचोर समझ रहा है तो ये क्या करने वाला है, इस पर कड़ा पर्यवेक्षण करेगा। लेकिन
साथ ही जो नेतृत्व है, ये भागीदारी नेतृत्व की बात नहीं करेगा, नेतृत्व कड़ा रहेगा, अधिनायकवादी नेतृत्व की ओर यह चला जाता है। इस कारण से क्या होता है कि संगठन में वो एक लगाव पैदा नहीं होता है, और संगठन जो है एक समय के बाद ऐसे संगठन में निरस्ता आ जाती है, और प्रबंधन और काम करने वाले व्यक्ति के बीच में एक वैमनस्य पैदा हो जाता है, और संगठन जो है उसकी उत्पादन क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगती है। जिसको जो ये चीज मैं कह रहा हूं, हम मेयो की एक थ्योरी पढ़ेंगे, मानवीय सिद्धांत, उसमें देखेंगे कि एल्टन मेयो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसमें उन्होंने बिल्कुल सिद्ध कर दिया था कि संगठन में काम करने वाले वर्करों ने अपने प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता डिसाइड कर ली थी, न सिर्फ एक बल्कि पूरा समूह। और जो समूह का व्यक्ति इस नॉर्म्स को नहीं मानता था, इस लिमिटेशंस को नहीं मानता था, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी का विकास कर लिया था, जैसे कि चुगलखोर हो गया, लालची हो गया, इस टाइप की शब्दावली को उन्होंने डिस्कवर किया था। और तब उन्होंने देखा कि इसका कारण क्या है कि संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को सिर्फ आर्थिक मानना, इसका दुष्परिणाम ये आया था। तो शास्त्रीय सिद्धांत को जब हम पढ़ रहे हैं, तो जब हम इसकी विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि शास्त्रीय सिद्धांत शुरुआत यहां से करता है कि कुछ ऐसे सिद्धांत संगठन में होते हैं जिनको किन्हीं भी देश में किसी भी परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, और इन सिद्धांतों के परिणाम उतने ही प्रभावशाली होंगे जितने कि किसी एक देश में होते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि इन सिद्धांतों में वहां की संस्कृति, वहां की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये मान के चल रहे हैं। चूंकि आप ध्यान रखिएगा, विज्ञान, कोई भी सब्जेक्ट अगर विज्ञान बन गया है तो उसमें 3 विशेषताएं होना अनिवार्य होती हैं। कौन कौन सा? पहला, एक तो उस विषय के बारे में पूर्वानुमान लगाना संभव हो सके। अगर आज हम फिजिक्स को विज्ञान मानते हैं, केमिस्ट्री को विज्ञान मानते हैं, तो हम लोग क्या मानते हैं कि हम इसमें पूर्वानुमान लगा सकते हैं। दूसरी बात कि इसकी जो प्रभावशीलता है प्रत्येक जगह पर एक ही रहेगी, समान रहना चाहिए। फिजिक्स के नियम आप इंडिया में लागू कर दीजिए या अफ्रीका में, एक ही रहेंगे। और फिजिक्स के नियम में मूल्यों का कोई समावेश नहीं रहता है या मूल्यहीनता पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पत्थर है, उससे हम अगर किसी पे मारे तो पत्थर उतना ही ज्यादा हिट करेगा एक आदमी को जितना एक बच्चे को हिट करेगा। यहाँ पे पत्थर ये ध्यान नहीं रखेगा कि वह छोटा सा बच्चा है तो उसके ऊपर जाके चोट कम करे। तो लेकिन क्या ये क्लेम तो कौन कर रहा है? शास्त्रीय सिद्धांत के विचारकों ने किया, और कहा कि ये क्लेम कहा कि चूंकि अब लोक प्रशासन में जो सिद्धांत हैं वह तीनों लक्षणों का पालन करते हैं, इसलिए यह विज्ञान हो सकता है। बाद में इसको बहुत बड़े पैमाने पर चुनौती दे दी गई थी, और आपने देखा था कि लोक प्रशासन का जो तीसरा चरण आया था उसको कहा ही जाता है चुनौती का युग। अब सवाल उठता है कि ऐसे कौन से सिद्धांत दिए गए शास्त्रीय सिद्धांत के द्वारा। अब पहले तो थिंकर का कुछ नाम जान जाते हैं। हेनरी फ्योल जो हैं, इनको शास्त्रीय सिद्धांत का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। इसके बाद भी बहुत सारे थिंकर हुए, क्योंकि विज्ञान बन गया है ना, तरह तरह के सिद्धांत का, नए नए सिद्धांत का, लोक प्रशासन जेनिथ में पहुंच गया है। और अब यहां पर देखिएगा कि गुलिक भी आ रहे हैं, इसके बाद आप देखिएगा उर्वरिक भी आ रहे हैं, इसके बाद आप देखिएगा मोने एंड रेले आ रहे हैं। ये सब सिद्धांतकार यहां पर हमको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे। मार्च एंड साइमन 4-5 थिंकर को हम ध्यान रखेंगे कम से कम यहां पढ़ते समय। तो हेनरी फ्योल के द्वारा 14 सिद्धांत बताए गए, ठीक है। गुलिक के द्वारा 10 सिद्धांत बताए गए, उर्वरिक के द्वारा 8 सिद्धांत बताए गए, मोने और रेले के द्वारा 4 सिद्धांत बताए गए। संगठन के सिद्धांत थे। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि मध्य प्रदेश पीएससी आपसे
मध्य प्रदेश पीएससी आपसे 3 नंबर में पूछ ले, फ्यूल के द्वारा संगठन के क्षेत्र में कुल कितने सिद्धांतों को बताया गया? तो 14। हेनरी फ्यूल के द्वारा 14 बताया गया, गुलिक के द्वारा 10 बताया गया, उर्वरिक के द्वारा 8, मुने और रेले के द्वारा 4 सिद्धांतों को दिया गया। इन सभी सिद्धांतकारों ने यह कहा कि इन सभी सिद्धांतों को आप प्रत्येक प्रकार के संगठन में, ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, दोनों प्रकार के संगठन में प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सकता है। अब इन्होंने क्या किया कि ये भी कह दिया कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन का अंतर इन्होंने अमान्य कर दिया। बोला प्रशासन तो एक ही है, चाहे वह लोक हो चाहे वह निजी हो, और इस किसी भी अंतर को स्वीकार नहीं किया और कहा कि दोनों प्रकार के प्रशासन में इन सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्धांत हेनरी फ्यूल ने दिया था। प्रबंधन के क्षेत्र में हेनरी फ्यूल ने क्या दिया, तो इसको अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे। बस इतना अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, तो कब लागू हो रहा है शास्त्रीय सिद्धांत। देखिए 20वीं शताब्दी का जो तीसरा चौथा दशक है ना, वहां पर इस सिद्धांत का, इस थ्योरी का विकास हो रहा है, और इस थ्योरी के विकास में शास्त्रीय सिद्धांत का जब विकास हुआ तो लोक प्रशासन जो है अपनी प्रतिष्ठा के चरम स्तर पर पहुंच गया। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह था कि कुछ ऐसे सिद्धांतों की खोज की जाए जो कि पूरी दुनिया में सेम प्रभावशीलता के साथ लागू किया जा सके, और ताकि उद्देश्य क्या है, देखना उद्देश्य यह है कि संगठन को अधिक कार्यकुशल व उत्पादनशील बनाया जा सके, और संगठन में जो होने वाला फ्रिक्शन है, घर्षण है, प्रबंधक व कार्मिकों के बीच में जो वैमनस्य है उसको समाप्त किया जा सके, कार्यों के दोहराव को रोका जा सके व अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति को किया जा सके, यह इसका उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अब हम देखेंगे कि क्या क्या योगदान इसको इनके द्वारा दिया गया। एक बुक मैंने यहां पे लिखी है, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1937 में बुक आई, और ये जब बुक आई, इस बुक के साथ लोक प्रशासन अपनी प्रतिष्ठा के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, अपनी प्रतिष्ठा के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अब हम देखते हैं शास्त्रीय सिद्धांतकारों का योगदान, शास्त्रीय सिद्धांतकारों का योगदान। यहां पे हम जो योगदान पढ़ रहे हैं बिल्कुल जीएस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक 4-5 लाइन हम लिख देंगे बस। हम लिखेंगे यहाँ पे एक तो थिंकरों का नाम, फ्यूल के द्वारा 14 सिद्धांत बताए गए, 14 नियम बताए गए, इसके बाद गुलिक के द्वारा 10 बताए गए, इसके बाद उर्वरिक के द्वारा 8 बताए गए, इसके बाद मुने व रेले के द्वारा 4 सिद्धांतों की चर्चा की गई। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रबंधन के क्षेत्रों में भी इन्होंने कुछ ना कुछ बात कही है। तो प्रबंधन के क्षेत्र में हेनरी फ्यूल के द्वारा पीओसीसी की संकल्पना दी गई, ठीक है, और गुलिक के द्वारा पोस्ट कॉर्ब की संकल्पना दी गई। आपको सिर्फ नाम लिख के आना है। मैं फिर कह रहा हूं कि दिस इज द जर्नल स्टडीज पेपर, सो दैट इज वाई हमें एक सिंपल नॉलेज विद द सुपरफिशियल नॉलेज के साथ हमको आंसर लिखना है, हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। हम पीओसीसी का और पोस्ट कॉर्ब का अभी आपको डिटेल बता देंगे। तो प्रबंधन के क्षेत्र में भी फ्यूल के द्वारा पीओसीसी दिया गया, गुलिक के द्वारा पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत को दिया गया। इसके बाद ये ध्यान रखना पीओसीसी क्या होती है यहां पे, तो आप इसको भी देख लीजिए। इसका मतलब होता है प्लानिंग, फिर दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा सी का मतलब होता है कमांडिंग, चौथा होता है कंट्रोलिंग, और पांचवा होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये पांचों को ध्यान रखेंगे। पोस्ट कॉर्ब का मतलब क्या होता है, पीस इज प्लानिंग या योजना, ओ से ऑर्गेनाइजेशन संगठन, एस से स्टाफिंग,
फिर डी से डायरेक्टिंग या डायरेक्शन, सी वाला सीओ से कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग, बजटिंग। ये पांचों चीजों को हमको ध्यान रखना है। तो 7 यहां पे प्रबंधन के क्षेत्र के लिए पोस्ट कार्ड और पीओसीसी दिया इन्होंने, और संगठन के लिए इन्होंने इस तरह के सिद्धांतों को बताया था। तो ये योगदान हो गया हमारा कि क्या क्या हो गया। अब तीसरा पहलू लेके आते हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी। शास्त्रीय सिद्धांत की विशेषताएं, उद्देश्य क्या क्या पढ़ लिया, उद्देश्य क्या है, इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो उद्देश्य क्या था, कैसे संगठन को कार्यकुशल बनाया जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाए, संगठन में होने वाले घर्षण या वैमनस्य को कैसे कम किया जाए, अधिकतम उत्पादन की प्राप्त करनी है, संगठन को मितव्ययी बनाना है, ये सब काम करना है। और कौन कौन से सिद्धांतकार इसके मुख्य से हो रहे हैं। हेनरी फ्यूल को हम लोग ने कहा पितामही कहते हैं शास्त्रीय सिद्धांत का। इसके बाद हेनरी फ्यूल के बाद आप देखो लूथर गुलिक आ गए, उर्वरिक आ गए, मुने रेले आ गए, मार्च व साइमन आ गए। तो ये विभिन्न तरह के सिद्धांतकार जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्धांतकार हैं यहाँ पे, लेकिन हम 5 को लेके चलते अपने आंसर में इनको पुटअप कर सकते हैं। फिर इनका योगदान, बहुत छोटे में योगदान लिखना है हमको, बहुत ही छोटे में योगदान में लिखना है, और उस योगदान के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा आपसे कर दी। अब अगला स्टेप हमारा रहेगा कि शास्त्रीय सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी, क्या क्या विशेषताएं थी, है ना। तो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये सिद्धांत जब आया इसने कार्यों के बंटवारे पर बल दिया, कार्यों के बंटवारे पर बल दिया, कार्यों के बंटवारे पर बल दिया। इसका परिणाम क्या होता, इससे जो होगा विशेषीकरण की प्राप्ति होगी, स्पेशलाइजेशन की प्राप्ति होगी। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये था, कार्यों के बंटवारों पर बल दिया गया। इसके अलावा आप देखो यह जो है समन्वय पर बल दे रहा है, और यहां आते आते तो एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि समन्वय संगठन का प्रथम नियम है, संगठन का प्रथम नियम है। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये यहां पर कह दिया गया। इसके बाद आप देखो यह भी पदसोपान पर बल दे रहा है, पदसोपान पर बल देता है। इसके बाद देखना यह संगठन की संरचना पर बल दे रहा है, संगठन की संरचना पर बल दे रहा है। यह जो है आदेश की एकता, आदेश की एकता व निर्देश की एकता पर बल देता है, निर्देश की एकता पर बल देता है। आदेश की एकता का मतलब क्या होता है कि कोई एक अधीनस्थ है, वह सिर्फ एक ही बॉस से आदेश प्राप्त करेगा या एक ही बॉस के प्रति जवाबदेह रहेगा, इसको बोलते हैं आदेश की एकता। इसके अलावा यहां पर संगठन को क्या मान लिया गया, संगठन को बंद व्यवस्था के रूप में माना गया। मतलब क्या हुआ इसका कि संगठन पर पारिस्थितिकी का प्रभाव नहीं पड़ता है, और संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को आर्थिक प्राणी माना गया, आर्थिक प्राणी माना गया। ऐसा ये माना गया कि व्यक्ति एक आर्थिक प्राणी है जो आर्थिक कारकों के लिए काम करता है, और ऐसे व्यक्ति को सिर्फ आर्थिक कारकों से ही मोटिवेट किया जा सकता है अधिक काम करने के लिए। मतलब किसकी इन्होंने इग्नोरेंस कर दी, किसको अवॉइड कर दिया, किसको मान्यता नहीं दी, तो इन्होंने गैर आर्थिक कारकों को मान्यता नहीं दी। और दूसरी बात ये मान के चल रहे हैं कि संगठन में काम करने वाला व्यक्ति कामचोर होता है, कामचोर होता है। अब अगर कोई व्यक्ति कामचोर है तो उसको कड़े पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी, कड़े पर्यवेक्षण की आवश्यकता
आवश्यकता होगी। इसके बाद यहाँ पे जो नेतृत्व किया जाएगा बच्चों, तो लोकतांत्रिक नेतृत्व नहीं रहेगा, बल्कि कैसा रहेगा, अधिनायकवादी नेतृत्व रहेगा। अधिनायकवादी मतलब एक तरफ से ऊपर से आदेश आएगा, नीचे वालों को क्रियान्वयन करने वाला बॉडी रहेगी, उसकी कोई बातों को नहीं सुना जाएगा। सहभागी दृष्टिकोण पर बल नहीं दिया गया, सहभागी दृष्टिकोण पर, सहभागिता पर कोई बल नहीं दिया गया। तो ये सब इस संगठन की विशेषताएं हैं। इसका सिर्फ सोचना था कि अगर किसी संगठन में नियमों और प्रक्रियाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू कर दिया जाए, और कौन से नियम प्रक्रिया, यही सब समन्वय, आदेश की एकता, पश्चोपान, है ना, कार्यों का बंटवारा, और आपका याद रखना सहभागी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर रहे, यहाँ पे अधिनायकवादी नेतृत्व, कड़ा पर्यवेक्षण, इन सब चीजों को अगर लागू कर दिया जाए तो संगठन जो है अपने आप में क्या बन जाएगा, कार्यकुशल बन जाएगा। निश्चित रूप से जब संगठनों में इन सिद्धांतों को पहली बार लागू किया गया तो संगठन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गई और लोगों को लगा कि वाह, इट्स ए वेरी गुड थ्योरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे काम किए गए एक साथ इसमें, है ना। अब ध्यान रखना, शास्त्रीय सिद्धांत तो वेबर और टेलर को भी समेट के चल रहा है, उसके भी थ्योरियों को लेके आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, परिमार्जित कर रहा है, उसमें और कुछ नई चीजों को जोड़ता जा रहा है। हमको ध्यान में रखना इस चीज को कि ऐसा नहीं कि वो थ्योरी छूट गई है, बिल्कुल इसमें ऐड कर दिया, टेलर आया, वेबर आया, शास्त्रीय सिद्धांत आ रहा, इन तीनों को क्लब कर लिया हमने एक बड़ा संगठन बना। लेकिन तीनों की विशेषताएं क्या, तीनों संगठन को एक बंद व्यवस्था के रूप में मान रहे हैं। यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि संगठन में परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब सोचो जरा, मैंने क्या कहा कि इसका प्रभाव क्या आने वाला है, ये तो इसकी विशेषताएं हो गई, तो इसका प्रभाव ये पड़ा संगठन पे, उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन बढ़ा, संगठन का उत्पादन बढ़ा, लेकिन, है ना, और लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच के अंतर को नकार दिया गया। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच के अंतर को नकार दिया गया। और कहा गया प्रशासन तो प्रशासन है, चाहे लोक हो चाहे निजी हो, है ना। एक चीज और देखना है, उत्पादन बढ़ गया, संगठनों में संघर्ष कम हुए, में संघर्ष की मात्रा कम हुई, मात्रा कम हुई। और क्या हुआ, प्रबंधन तथा कार्मिकों की आय बढ़ी, है ना, आय बढ़ी। लेकिन अभी देखना, लेकिन कुछ समय बाद संगठन की उत्पादनशीलता एक सीमा के बाद नहीं बढ़ी, एक सीमा के बाद नहीं बढ़ी। और थोड़ा पीछे चले, मैंने कहा इसमें याद रखना, यहीं पे आते हैं, संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को मशीन माना गया, मशीन माना गया। और जब मशीन माना गया तो इसका परिणाम क्या हुआ, अर्थात उसके मनोवैज्ञानिक व सामाजिक पहलू की अनदेखी हो गई, तो ये इसके कुछ प्रभाव पड़े। इसका प्रभाव के रूप में देख सकते हैं कि क्या आया, उत्पादन तो बढ़ा, संगठन तो कार्यकुशल बना, इसमें कोई दो राय नहीं है। संगठन की उत्पादनशीलता में बढ़ोतरी हुई और दोनों के उत्पादन में, आप याद करिए, टेलर ने मानसिक क्रांति दी थी और टेलर ने अपने मानसिक क्रांति पर जब बल दिया था
तब उसने कहा था कि मानसिक क्रांति का मतलब सोच में परिवर्तन करना है। टेलर ने ये पाया कि टेलर अपनी थ्योरी देने के पहले ये पाए थे कि संगठन में दोनों व्यक्ति अधिकतम लाभ पर बल दे रहे थे, ना कि अधिकतम उत्पादन पर। और इसका परिणाम यह हो रहा था कि क्या हो रहा था कि संगठन में उत्पादनशीलता बढ़ नहीं रही थी। तब टेलर ने कहा कि थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिकली जो है प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड। तो उन्होंने ये बताया, इसी को मानसिक क्रांति कहा गया। और यहाँ पे भी वही हो रहा है कि कहा गया कि कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, शास्त्रीय सिद्धांत और टेलर में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है, और इसलिए मैंने कहा दोनों मिलकर परिपूर्ण हो गए। टेलर जब अपना सिद्धांत दे रहे थे तो टेलर संगठन के निचले स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति पर ध्यान दे रहे थे, कह रहे थे इनको कैसे कार्यकुशल बनाया जाए। और जब ये शास्त्रीय सिद्धांत आ रहा है, हेनरी फ्योल स्पेशली, वह संगठन के प्रबंधन स्तर पर बल दे रहे हैं, कह रहे हैं इसको कार्यकुशल बना लो, अपने आप संगठन कार्यकुशल हो जाएगा। और मैं इसलिए कहा कि टेलर की थ्योरी को भी शामिल कर लो और फ्योल की थ्योरी को भी शामिल कर लो, संगठन की कार्यकुशलता अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि संगठन का निचला लेवल भी आ गया और संगठन का उच्च स्तर भी आ गया। लेकिन इन दोनों महान व्यक्तियों ने एक बहुत बड़ी कमी कर दी। इन दोनों ने संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति को आर्थिक प्राणी के रूप में माना है। अब मैं ये कह रहा था कि इसकी विशेषताएं थोड़ी सी अगर लौटते हैं तो विशेषताओं हम लोग देखें, कार्यों का बंटवारा, समन्वय, पश्चोपान, संगठन की संरचना, आदेश की एकता, ये सब, बंद व्यवस्था, आर्थिक प्राणी, ये सब कुछ इन्होंने मान लिया है। और सत्ता जो है, सत्ता का जो प्रवाह हो रहा है, क्योंकि पश्चोपानी व्यवस्था माना है ना, तो सत्ता किधर से आ रही है? सत्ता जो है सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है, ऊपर से सबसे ज्यादा ऊपर है, फिर नीचे आने पर सत्ता का प्रभाव कम होता जाता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा सत्ता है और यहीं पे सबसे ज्यादा जवाबदेहिता है, यहीं पर सबसे ज्यादा जवाबदेहिता है। लेकिन इसका एक परिणाम ये भी होता है कि इसका प्रभाव के रूप में अगर हम देखें तो ऐसे संगठनों पे उच्चस्थ व निम्नस्थ का संबंध विकसित हो जाता है, जो आगे चल करके एक संघर्ष का कारण बन जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि इस व्यवस्था की कमी क्या थी, इस सिद्धांत की कमी क्या थी। इसकी कमी में हम लोग देखते हैं, सबसे पहली बार एक तो व्यक्ति को आर्थिक प्राणी माना। आर्थिक प्राणी सिर्फ क्या माना? आर्थिक प्राणी, जबकि व्यक्ति क्या है? जबकि व्यक्ति आर्थिक प्राणी से ज्यादा सामाजिक प्राणी है। इसके बाद संगठन को बंद व्यवस्था मान रहा है। बंद व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि यह पारिस्थितिकी के प्रभाव को नकार रहा है या उस पर विचार नहीं कर रहा है। पारिस्थितिकी का प्रभाव, पारिस्थितिकी का प्रभाव मतलब कि कोई भी संगठन एक उसका अपना राजनीतिक क्षेत्र होता है, एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्र होता है, और उनसे वो प्रभावित भी होता है और उनको प्रभावित भी करता है। तीसरा देखना, यह सहभागी दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है बल्कि अधिनायकवादी पर बल देता है। अधिनायकवादी नेतृत्व पर बल देता है, नेतृत्व पर बल देता है। ठीक है, यह एक निरंकुश शैली को अपनाने की बात कर रहा है, निरंकुश शैली पर बात करता है। कहता है कि नेतृत्व जो है निरंकुश होना चाहिए। व्यक्ति को यह कामचोर मान के चल रहा है, इसलिए कहता है कि व्यक्ति पर कड़े निगरानी करने की आवश्यकता है। इस तरह से व्यक्ति के प्रति बहुत ही नकारात्मक प्रभाव रख रहा है। और एक तरह से मैं कहूं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा गहराई में घुस रहा हो, उसको बोलते हैं कि एक थिंकर ये लोग प्रशासन में मैकग्रेगर, और मैकग्रेगर ने दो थ्योरी दी थी बच्चों, एक कहलाता है एक्स थ्योरी, एक कहलाता है बाई थ्योरी। एक्स थ्योरी जो है व्यक्ति को पूरा नकारात्मक सोचती है, कामचोर है, आर्थिक प्राणी है, जितना पैसा दोगे उतना काम करेगा, इनसे सहभागिता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब एक्स मान के चल रहा है। और बाई जो दृष्टिकोण है, बाई दृष्टिकोण ये मान चलता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति जन्मजात काम करने के लिए पैदा होता है, काम करने का इच्छुक होता है, अगर आप अच्छा परिवेश देंगे बहुत अच्छा काम करेगा। आर्थिक कारक तो एक हद तक इसको मोटिवेट करते हैं, इसके बाद सामाजिक कारक ही इसको मोटिवेट करते हैं। तो इस तरह ये पूरे सकारात्मक है, पूरा नकारात्मक है। इस पूरे एक्स दृष्टिकोण को हम टेलर, बेवर और
शास्त्रीय सिद्धांत पर अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर काम करने वाले व्यक्ति को कामचोर माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके लिए कड़े पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। अगर क्लासिकल थ्योरी के वर्किंग पैटर्न को आपको समझना है तो हिंदी मूवी में कोई ऐसी मूवी देख लो जिसमें अंग्रेज लैंडलॉर्ड और किसान काम कर रहे हो और उसमें जो है एक अंग्रेज चाबुक लेकर के काम करवा रहा है। उसी तरह का कुछ ये फिलॉसफी है और ऐसी फिलॉसफी को आज भी आप ईंटे के भट्ठे में देख सकते हो या कहीं अन्य जहां ठेकेदारी सिस्टम काम कर रही है आप वहां पर देख सकते हो। बहुत सारी मूवी में दिखाया गया है कि काम करने वाला व्यक्ति बीमार भी है, उसके बावजूद भी उसका सुपरवाइजर उससे काम करवा रहा है, छुट्टी नहीं दे रहा है, कोड़े से मार रहा है। ये कुछ उसी तरह का दृष्टिकोण है। वो एक्सट्रीम में जाकर दिखाता है लेकिन निश्चित रूप से उस व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि व्यक्ति कामचोर है और अगर इसको इंसेंटिव दिया जाएगा तो ज्यादा काम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूरी सोच गलत है, यह रोजमर्रा के कामों में बिल्कुल सही दिखती है। आपके घर में जो मजदूर काम करते हैं 8 घंटे के बाद वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते। जब आप कहते हो भैया हम आपको अलग से पैसा दे देंगे 2-3 घंटे का, तो ही रेडी टू वर्क। तो ये क्या हो रहा है कि यहां पर वो आर्थिक संकल्पना को दिखा रहा है। बहुत बार आप देखना कि जो ठेकेदार होता है इनका वो एक ऐसा सामाजिक ताना बाना अपने अधीनस्थों के बीच बना के रखता है। वो कहता है कि इसको 2 घंटे में निपटा लेना है और वो काम 5 घंटे का रहता है। सब इतनी एनर्जी से काम करते हैं वो 2 घंटे में पूरा काम फिनिश हो जाता है। तो यह एक सहभागी दृष्टिकोण की बात कर रहा है। ये मैं सेकंड वाला पहलू बात कर रहा हूं, लेकिन ये पूरा का पूरा सिद्धांत सहभागिता पर बल नहीं देता है। कहता है कि सहभागी करने की आवश्यकता नहीं है, आर्थिक प्राणी की संकल्पना को लेकर चल रहा है। कहता है कि सिर्फ संगठन के नियमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करना है और अगर इसको लागू कर दिया तो संगठन अपने आप कार्यकुशल हो जाएंगे। मैंने कहा संगठन कार्यकुशल हुए लेकिन एक हद के बाद संगठन की उत्पादन क्षमता सीमित हो गई और तब एक नई थ्योरी का जन्म होगा। उसको कहेंगे एल्टन की, है ना, एल्टन मेयो की मानवीय संबंध विचारधारा। और इसमें एल्टन मेयो इन सिद्धांतों की कमियों को उजागर करेंगे और पूरा का पूरा ये मैकग्रेगर का बाई दृष्टिकोण उठा लेंगे। और जब वो कहेंगे कि संगठन में काम करने वाला व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी जो होता है वह आर्थिक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों से बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है। मेयो की थ्योरी को ये समझ जाओ कि जैसे कि कहा जाता है कि किसी संगठन में किसी व्यक्ति का नाम लेकर के ये कह दिया जाए कि इनके लिए क्लैपिंग किया जाए, उनकी पीठ थपथपा दी जाए, कह दिया जाए कि बहुत अच्छा काम किया है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और सर्टिफिकेट से व्यक्ति कितना ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। इससे भी एक अच्छा उदाहरण बताता हूं। छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ के आते, अच्छा पढ़ने जाते हैं, उनकी मैम जब उनके हाथ पर एक स्टार बना देती हैं, 2 स्टार या 3 स्टार, उसको बचा के लेके घर आते हैं और अपने पेरेंट्स को कहते हो देखो आज हमने ये अच्छा होमवर्क किया था तो मुझे 3 स्टार मिला है, आज इस होमवर्क को और अच्छा से करना है कल ताकि मुझे पुनः से स्टार की प्राप्ति हो जाए। इस स्टार में कोई आर्थिक कारक नहीं है लेकिन उसके कार्यों को मान्यता दी गई है और इस कारण से वह आगे काम करने के लिए मोटिवेट होता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये भी एक पहलू है, एक पक्षी बात कर रहा है। मेयो भी जो कहेंगे, मेयो भी क्या करेंगे, आर्थिक कारकों को पूरा रिजेक्ट कर देते हैं, वो सिर्फ सामाजिक कारकों पर बल देता है। लेकिन रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति तो आर्थिक कारकों से ही हो सकती है। इसलिए मेयो की थ्योरी को पढ़ने के बाद फिर आएगा हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तब देखेंगे व्यवहारवादियों ने दोनों को अपनाया, दोनों की कमियों को छोड़ा, दोनों की विशेषताओं को अपनाया, इसीलिए इनका नाम पड़ा व्यवहारवादी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी सिद्धांत। और उस सिद्धांत के तहत लोक प्रशासन ने एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाने की बात कही। और इसके बाद व्यवहारवादियों ने यहां तक तो अच्छा कर लिया कि सामाजिक पहलू आर्थिक पहलू को ले लिया, लेकिन व्यवहारवादियों ने भी परिस्थितिकीय दृष्टिकोण का ध्यान नहीं रखा और जिसके कारण से अंत में जाकर के व्यवस्थावादी दृष्टिकोण का विकास हुआ और इस तरह से एक संपूर्ण थ्योरी लोक प्रशासन के क्षेत्र पे विकसित हो पाई। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक करते हैं। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे उसमें हम मानवीय संबंध सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को लेक्चर कैसे लग रहे हैं
प्लीज जरूर बताइएगा और निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए लेक्चर मिलते जाएं। मैंने जैसा कि कहा था कि बहुत जल्दी मैं जो तत्कालीन मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर भी मैं आपके सामने टॉपिक लाऊंगा, जैसे कि यूएनओ की प्रासंगिकता, कॉलेजियम व्यवस्था, इन सब पर मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने लेक्चर लाने वाला हूं। इससे आपका एक दृष्टिकोण इंटरव्यू के लिए प्रॉपर बन जाएगा और आप मेंस में भी एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच को अपनाने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत ही सरल शब्दों के साथ, बहुत ही नॉन टेक्निकल वर्ड के साथ, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ इन सभी करंट ज्वलंत मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।